स्टूडेंट्स, मैं विभूति गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा। बीकॉम पार्ट 3 में एबीएसटी का फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आंतरिक नियंत्रण उपाय, इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। यानी हम व्यवसाय के अंदर ऐसी उपाय करें कि उसका नियंत्रण हमारे हाथ में हो। इसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आंतरिक निरीक्षण के संबंध में वैधानिक अंकेक्षक की स्थिति। आंतरिक नियंत्रण के दो रूप बताए थे पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में पिछले लेक्चर में आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि यदि आंतरिक निरीक्षण हो तो वैधानिक अंकेक्षक की क्या स्थिति होगी। पहला वैधानिक अंकेक्षक जब आएगा तो पहला पॉइंट है आंतरिक निरीक्षण के संबंध में विवरण की प्राप्ति, कि वो ये विवरण प्राप्त करेगा कि व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण हो रहा है। वैधानिक अंकेक्षक की सीमा का आंतरिक निरीक्षण की विद्यमानता एवं प्रभावशीलता से गहरा संबंध है। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली नहीं अपनाई गई है अथवा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कमजोर है तो अंकेक्षण कार्य को अधिक विस्तृत करना होगा, अन्यथा कार्य सरल हो जाएगा। मतलब वो उसका कार्य आसान हो जाएगा कि पहले से आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है। दूसरा पॉइंट, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच। वैधानिक अंकेक्षक के सामने दूसरा जो कार्य होगा वो है आंतरिक निरीक्षण की प्रभावशीलता की जांच करना होता है। वह दो बातें मालूम करेगा। प्रबंधकों ने आंतरिक निरीक्षण को जिस रूप में अपनाया है क्या वह संतोषप्रद है, और दूसरा, क्या आंतरिक निरीक्षण व्यवहार में ठीक वैसे ही कार्य कर रहा है जैसा कि इसके बारे में सोचा गया था। तीसरा पॉइंट, आंतरिक निरीक्षण पर अंकेक्षक की निर्भरता। अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षण पर कैसे निर्भर रहे। आंतरिक निरीक्षण की जांच के उद्देश्य, कि आंतरिक निरीक्षण की जांच के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वह है लेखी की सत्यता का ज्ञान, मतलब लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। प्रमुख उद्देश्य लेखा पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता का ज्ञान प्राप्त करके ही पूरा किया जा सकता है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है जांच की सीमा निर्धारित करना। अंकेक्षण कार्य प्राय परीक्षण, जांच और नमूनों के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा, जांच की किस्म निर्धारित करना। व्यवहारों की जांच कितनी गहराई तक की जाए यह भी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर निर्भर करता है। चौथा है छल कपट एवं अशुद्धियों के अवसर मालूम करना। ये छल कपट एवं अशुद्धियों के अवसर कहाँ। आंतरिक निरीक्षण की इसलिए भी जांच की जाती है ताकि ये ज्ञात हो सके कि छल कपट व अशुद्धियों की संभावना कहाँ कहाँ है। पांचवा, प्रबंधकों को सलाह देना। पर्याप्तता के संबंध में प्रशासन को सुझाव दिए जा सकते हैं। जो प्रबंधक है उनको सुझाव दिए जाकर व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य पढ़ने के बाद में हम ये जानेंगे कि आंतरिक निरीक्षण की जांच के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस प्रकार से आंतरिक निरीक्षण की जांच की जा सकती है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है परीक्षात्मक जांच। अंकेक्षक इसकी प्रारंभिक जांच करता है, ये संक्षिप्त जांच होती है। दूसरा
जो तरीका है वो है आंतरिक नियंत्रण प्रश्नमाला। आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अलग अलग प्रश्नमाला तथा एक सामान्य प्रश्नमाला तैयार की जाएगी। अलग अलग प्रश्नमालाएं भी बनाई जाएगी और एक जनरल क्वेश्चनर भी बनाई जाएगी। तीसरा, पूछताछ। अंकेक्षक समय समय पर अपने कार्य के दौरान व्यवसाय के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों से कई विषयों पर पूछताछ करता रहता है। चौथा पॉइंट है भौतिक निरीक्षण। अंकेक्षक अपना कार्य करते समय कभी कभी व्यवसाय के कर्मचारियों को भी कार्य करते हुए देखता रहता है और यह जानने की कोशिश करता है कि आंतरिक निरीक्षण ठीक है अथवा नहीं। पांचवा जो तरीका है वो है प्रपत्रों और लेखे की जांच। लेखे से संबंधित प्रपत्रों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच करके भी आंतरिक निरीक्षण की जांच की जाती है। स्मरण पत्र और चार्ट्स। अंकेक्षक को ये चाहिए कि वह व्यवहारों के लेखे के संबंध में चार्ट बनाए जो प्रत्येक व्यवहारों की प्रक्रिया बता सके। चार्टों के माध्यम से भी वो व्यवहारों की प्रक्रिया बता सकता है। आंतरिक निरीक्षण पर अंकेक्षक की निर्भरता। हमने अभी आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य पढ़े, जांच के तरीके पढ़े, उसके बाद में हम ये पढ़ रहे हैं कि आंतरिक निरीक्षण पर कितना निर्भर रहा जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण के जांच के आधार पर अंकेक्षक ये निश्चित करेगा कि यह संतोषप्रद है अथवा नहीं। यदि वह इसे संतोषप्रद मानता है तो वह इस पर भरोसा कर सकता है। आंतरिक निरीक्षण की संतोषप्रद प्रणाली एक बड़ी कंपनी में तो पाई जा सकती है, लेकिन छोटे व्यवसाय में मुश्किल से पाई जाएगी। यदि अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षण की प्रथा को इतनी पर्याप्त नहीं समझता है कि लेखा कार्य बिल्कुल सही हो, तो उसे अपना जांच कार्य काफी विस्तार से करना होगा, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण में विस्तार से जांच नहीं की गई है, इसलिए वह अब प्रत्येक व्यवहार की विस्तार से जांच करेगा। यदि अंकेक्षक संपूर्ण व्यवहार की जांच न करके नमूने के आधार पर कुछ व्यवहारों की जांच करता है, तो यदि जांच के समय उसे कोई ऐसी अशुद्धि नजर नहीं आती जिसे लेखे की सच्चाई के बारे में संदेह हो, तो वह मान सकता है कि संपूर्ण लेखा सही है। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि कोई कपट इसलिए छिपा रह गया है कि अंकेक्षक ने सब व्यवहारों की जांच नहीं की, तो अंकेक्षक इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण की एक अच्छी प्रणाली अंकेक्षक को कार्य को कम करती है, लेकिन उसके उत्तरदायित्व को कम नहीं करती। मतलब अंकेक्षक ये कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि मैंने तो आंतरिक निरीक्षण पर भरोसा कर लिया था। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जारी किए गए विवरण में आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अंकेक्षक की स्थिति के बारे में बताया गया है और ये लिखा है, अब इसे सर्वत्र स्वीकार कर लिया गया है, मतलब सभी जगह इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐसे व्यवसाय में जहां आंतरिक निरीक्षण की समुचित प्रणाली विद्यमान है, अंकेक्षक को उचित परीक्षण जांच से कार्य करने का अधिकार है। जांच की सीमा का निश्चय करते समय प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कंपनियों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है कि कंपनियों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए। इसके संबंध में आगे हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल के विचार, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या विचार हैं।
पहला, अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उसका अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, अंकेक्षण प्राविधियों का स्वभाव, सीमा और समयानुकूलता निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा, यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विश्वास के लायक हो तो अंकेक्षण प्रक्रिया सामान्यतः कम विस्तृत होगी। और चौथा, जहां आंतरिक नियंत्रण पर विश्वास नहीं किया जा सकता वहां पर्याप्त अंकेक्षण प्रक्रिया के अपनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यदि संतोषप्रद है तो वैधानिक अंकेक्षक अपनी जांच की सीमा कम कर सकता है, और यदि आंतरिक नियंत्रण पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली नहीं है, तो अंकेक्षण प्रक्रिया के विस्तृत रूप से करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे।